हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। ठीक है ना। मौलिक अधिकार का जो पार्ट 1 था वो मैंने कल बताया था। इसमें मौलिक अधिकारों के सामान्य परिचय थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय था, उसकी विशेषताएं थी। बाकी आज मैं पढ़ाऊंगा जो पहला मौलिक अधिकार है, जो है समानता का अधिकार। ठीक है ना। इसमें समानता के अधिकार में जो भी मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे आपका आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना, मंडल आयोग वगैरह, कितना आरक्षण किसे दिया था, क्रीमी लेयर वगैरह, सब पर आज मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा एक ही लेके चलूंगा। मौलिक अधिकार एक एक करके मैं अलग अलग आपके 6 वीडियो में बांटूंगा। तो शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार की। ठीक है ना। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना। तो कौन सा अधिकार, सबसे पहला जो मौलिक अधिकारों को मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार कितनी है, संख्या इनकी 6 है। ठीक है ना। मूल संविधान में कितनी थी, 7 थी। संपत्ति का अधिकार जो तो हटा दिया गया था। उसके बाद वर्तमान में कितनी रह गई है, 6। जिसमें से आपका जो पहला मौलिक अधिकार है, जो पहला मौलिक अधिकार है जो है आपका समता का अधिकार। समता या समानता, ठीक है, समता या समानता, ध्यान रखना। तो समता या समानता का अधिकार ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। ये भी मैंने भी आपको ये भी बताया था कि इनका मतलब क्रम ध्यान रखना कि पहला कौन सा है। तो पहला आपका समता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा आपका शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, और जो छठवां जो है वो आपका कौन सा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसी में से पहला है समता या समानता का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है ना। वैसे आपके मौलिक अधिकार आपके 12 से लेकर 35 तक हैं। तो शुरू में मैंने 2 कल बताए थे। अगर मैं आपसे सीधे ये पूछूं कि अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है, तो कमेंट करके नीचे लिख देना किसकी परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है। ठीक है, कल मैंने बताया था। तो समता या समानता का अधिकार। अब इसमें सबसे पहले जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में बात करूंगा 14 की। ठीक है, 14 में क्या है, तो 14 में आ जाएगा कानून के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए कानून क्या है, समान है। तो कानून के समक्ष समानता दी गई है। किसमें दी गई है, 14 में दी गई है समानता। तो कानून के समक्ष समानता जो है वो किस में आती है, 14 में आती है। यानी सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, गैर सरकारी हो, अधिकारी हैं, कोई भी है, सभी के लिए कानून समान रहेगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समानता, ये आपका कहां से लिया गया, वैसे ब्रिटेन से है। ठीक है ना। तो कानून सभी के लिए समान है, ये किसमें कहा गया, 14 में क्या गया। लेकिन बता दूं, लेकिन ये व्यवस्था आपकी एक जगह जाके अपवाद में बदल जाती है। जैसे अनुच्छेद 14 में, अगर मैं अनुच्छेद 14 में बात करूं तो उसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो उसमें शामिल नहीं है। यानी राष्ट्रपति जो है उसके कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और ना ही किसी भी थाने में किसी भी FIR को दर्ज कराया जा सकता है। किसके खिलाफ, राष्ट्रपति, जब तक वो अपने पद पर है तब तक। ठीक है। यदि मान लो राष्ट्रपति का व्यक्तिगत संबंधित कोई, जैसे एक दीवानी, एक फौजदारी जो होता है, तो दीवानी मामला है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी, तब उसके खिलाफ हम मतलब कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की राष्ट्रपति को सबसे छूट दी गई है अनुच्छेद 14 से। उसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा एक है आपका राज्यपाल। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही अनुच्छेद 14 से छूट दी गई है। तो एक राज्यपाल हो गया और एक राष्ट्रपति हो गया, ये अपने काम के लिए, किसी भी कृत्य के लिए जब तक अपने पद पर रहेगा, इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ठीक है ना। ये व्यवस्था किसमें है, तो ये व्यवस्था जो है वो है अनुच्छेद 361 में। अगर बात की जाए तो किस अनुच्छेद में है, 361 में है, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके अलावा राज्यपाल के अलावा अगर मैं बात करूं संसद, तो संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, संसद के जो सदस्य हैं वो संसद में किसी भी प्रकार का कोई कृत्य करते हैं तो उसके लिए किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ध्यान रखना, अनुच्छेद 14 में राष्ट्रपति शामिल नहीं है, राज्यपाल शामिल नहीं है, और संसद के सदस्य जो संसद में ही, ठीक है, जो सांसद जो होते हैं वो संसद में ही किसी प्रकार के कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कराया जा सकता। ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 105 में। किस अनुच्छेद में है, 105 में। उसके अलावा अगला जो आएगा वो आ जाएगा कि राज्य का जो विधानमंडल होता है, ठीक है, राज्य के जो विधानमंडल होता है, तो विधानमंडल में, तो विधानमंडल जो है, ध्यान रखना, विधान
मंडल। तो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको भी, यानी विधानमंडल के सदस्य तो विधानमंडल में कोई भी कृत्य कर देते हैं तो उसके लिए वो एक कार्य कर देते हैं, या कोई भी अपराध, मान लो कोई भी बात होता है, कहा सुनी होती है, तो वो आपके किसी भी न्यायालय में आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप थाने में FIR दर्ज करा सकते हो, क्योंकि वो आपका विधानमंडल और संसद में किया गया काम है। ठीक है, जैसे मान लो क्या होता है, संसद में लात घूंसे भी चल जाते हैं, ठीक है, कुर्सी भी एक दूसरे के मार देते हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी न्यायालय में चले जाएंगे मुकदमा लिखाने या किसी थाने में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये अनुच्छेद 14 में वरीयता दी गई है। और ये अनुच्छेद जो आएगा जिसमें वर्णन है वो है आपका 194 194। तो अनुच्छेद 194, विधानमंडल के सदस्य विधानमंडल में किए गए किसी भी कृत्य के लिए आप न्यायालय में जिम्मेदार नहीं हैं। तो ये हो गए। उसके अलावा अनुच्छेद 14 में जो है और कौन शामिल है, और जो हैं जो आपके विदेशी, ठीक है, विदेशी जो राजदूत होते हैं, राजदूत, विदेशी राजदूत या प्रमुख जो होते हैं, ऐसे वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई दंडात्मक या दीवानी या फौजदारी मुकदमा भारत में नहीं चलाया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो पाकिस्तान का यहाँ दूतावास है दिल्ली में, ठीक है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के राजदूत भी होंगे, तो वो भारत में किसी भी प्रकार का कोई कृत्य, कोई अपराध कर देते हैं, चाहे दीवानी है या फौजदारी है। दीवानी यानी एक तरीके से आपका जो घरेलू टाइप में होता है, गाली मतलब एक तरीके से ज़मीन से संबंधित या और कोई विवाद होते हैं, ठीक है ना, किसी का अपमान कर देना, और यानी फौजदारी यानी मारपीट करना, हत्या करना, ये सब उसमें आ जाएगा। तो उस प्रकार के किसी भी संबंध में कोई भी न्यायालय में कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता विदेशी राजदूत और विदेशी प्रमुखों के लिए। तो ये व्यवस्था किसमें है, ये आपका अनुच्छेद 14 में इनको छूट दी गई है। वैसे कानून सभी के लिए समान है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद के सदस्य जो संसद में किसी भी कृत्य के लिए, विधानमंडल के सदस्य जो विधानमंडल में किसी भी कृत्य के लिए, विदेशी प्रमुख या विदेशी राजदूत, या फिर आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल सदस्य या उनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनको किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मामलों से एक तरीके से छूट दी गई है। उनको किसी प्रकार का मुकदमा भारत में नहीं चलाया जा सकता। तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कानून की समझ समानता 14 में है, लेकिन किसे किसे इसमें वरीयता दी गई है, तो राष्ट्रपति को दी गई है, राज्यपाल को दी गई है, संसद के सदस्य संसद में ही किसी भी कृत्य के लिए, ठीक है ना, विधानमंडल के सदस्य विधानमंडल में किसी भी कृत्य के लिए, विदेशी राजदूत, विदेशी प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब इसमें शामिल नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देख लो आप। उसके बाद फिर आता है आपका अनुच्छेद 15, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक लंबा पड़ जाएगा। समानता का अधिकार। एक कल क्वेश्चन ये आया था कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ठीक है। कल मैंने बताया था कि भाग 3 जो है सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत भाग है। देखो किसी ने बोला था कि 5वां भाग बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा, यानी 5वें भाग में अनुच्छेद हैं, ठीक है, पूरी कार्यपालिका है संघ की, लेकिन सबसे बड़ा विस्तृत जो भाग है वो आपका मौलिक अधिकारों का है, जो भाग 3 है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि बताओ सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अगर सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है, तो आपकी अमेजन नदी है। तो उसी तरीके से सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत जो है वो आपका भाग 3 है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में आ जाएगा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, के आधार पर भेदभाव न करना, भेदभाव न करना। यानी भारत में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, किसी भी जाति का हो, कि सभी को समान माना जाएगा। किंतु इसी अनुच्छेद का प्रयोग कर कर महिला एवं बच्चे, ठीक है, इनको वरीयता दी जाती है। ऐसे महिलाओं के लिए स्थानीय चुनावों में, स्थानीय यानी आपके ग्राम पंचायतों के चुनावों में या स्थानीय चुनावों में 33% जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है वो भी आपका अनुच्छेद 15 का प्रयोग करके ही
दी गई है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी जो है वो भी इसी का प्रयोग करके बताई गई है। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए और क्या क्या है, तो इसमें आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, ये अनुसूचित जाति जनजाति जो समुदाय के लोग हैं उनके आपके सामाजिक और शैक्षिक आधार पर जो उनका पिछड़ापन है, तो उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि विधानमंडल में उनको आरक्षण दिया गया है, संसद में आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा यानी संसद में भी आरक्षण दिया गया है, विधानमंडल में भी आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा शैक्षिक जो आरक्षण है स्कूल या कॉलेजों में, जो आपका ओबीसी या फिर आपका एससी और एसटी को जो आरक्षण की व्यवस्था है वो भी अनुच्छेद 15 के द्वारा ही दी गई है, ध्यान रखना। तो जितने भी आरक्षण की व्यवस्था है नौकरी से संबंधित, ठीक है, नौकरी संबंध इसमें नहीं आएगा, वो आपका अगले 16 में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए शिक्षा में जो आरक्षण दिया जाता है स्कूल या कॉलेजों में, या फीस में जो छूट दी जाती है, वो भी आपका अनुच्छेद 15 का प्रयोग करके ही दी जाती है। तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला देख लेना। इसके बाद अनुच्छेद 16, अगला है अनुच्छेद 16, ठीक है। अगला जाएगा अनुच्छेद 16। 16 में क्या है? 16 में है, अगर सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो सरकारी लोक नियोजन के विषय में समान अवसर है, लेकिन सरकारी नौकरियों में, ठीक है, सरकारी नौकरियों में जो राज्य के अधीन होती हैं, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये बात भी आपकी अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान किया जाएगा, या लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की व्यवस्था की गई है। किंतु अगर बात की जाए, किंतु क्या, तो किंतु अगर बात की जाए तो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और उसके अलावा उच्च जातियां यानी सवर्ण, जो आपका 10% आरक्षण इनके लिए है और 27% आरक्षण ओबीसी के लिए, ये व्यवस्था अनुच्छेद 16 के द्वारा ही की गई है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नौकरियों में आरक्षण का जनक किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 16 है। क्योंकि एक तो ये कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर भी है, लेकिन ओबीसी को 27% आरक्षण और सवर्णों को 10% आरक्षण की व्यवस्था जो है वो भी आपके अनुच्छेद 16 में कही गई है। लेकिन किन के लिए? यानी वो लोग जो आपके शैक्षिक या सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए हैं। यानी ओबीसी की बात की जाए तो इनमें एक शब्द लगाया गया क्रीमी लेयर, ठीक है, यानी मलाईदार परत, यानी क्रीमी लेयर जो होंगे, यानी क्रीमी लेयर ओबीसी है कि क्रीमी लेयर सवर्ण है, तो उन लोगों को, यानी क्रीमी लेयर से नीचे के हैं उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। वो कितना है? तो क्रीमी लेयर की सीमा पूछी जाती है तो वर्तमान में 6 लाख रुपए है, यानी जिसकी वार्षिक आमदनी 6 लाख रुपए से अधिक है उन्हें इनमें आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह क्रीमी लेयर से ऊपर वाली परत में आ जाते हैं, ठीक है। अब यह है क्या व्यवस्था, वो देखना एक बार। देखो, सरकारी नौकरियों समान अवसर की बात की गई, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया तो एक आयोग था मंडल आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। तो मंडल आयोग जो था इसका गठन जो था ये आपका 1979 में किया गया। तो मंडल आयोग का गठन जो किया 1979 में किया गया था, और ये किया था मोरारजी देसाई की सरकार में। किसमें किया गया था? मोरारजी देसाई जो थे ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय किया गया था मंडल आयोग का। और मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। कितनी? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। और उस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि भारत में लगभग 3743 जातियां ऐसी हैं जो आपकी पिछड़ी हुई जातियां हैं, ठीक है, जो आपकी पिछड़ी हुई जातियां हैं। ये किसने कहा? मंडल आयोग ने कहा। कब कहा? 1980 में अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि पूरे भारत में 3743 ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ी हैं, ठीक है। और ये भी कहा गया कि इनकी कुल संख्या जो है, यानी इनका जो परसेंटेज है, तो कुल जनसंख्या में आपका 52% है। तो ये भी कहा गया कि भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है, यानी एससी एसटी को अलग निकाल लो, एससी जो एसटी है उन्हें अलग हटा दो, उसके अलावा टोटल आपकी जनसंख्या, ठीक है, टोटल आपकी जनसंख्या, इसमें आपका एससी एसटी शामिल नहीं है 52%, इसमें केवल आपका पिछड़ी जातियां शामिल हैं जो कुल जनसंख्या का 52% था। और इसने ये सिफारिश भी की कि आपका ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था।
उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, जिसके अनुसार ये कहा गया कि भारत में लगभग 52% पिछड़ी जातियां हैं जो आपकी आर्थिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, ठीक है, जिन्हें 27% आरक्षण की व्यवस्था देने की बोला गया, ठीक है। आगे देखना फिर क्या हुआ। फिर 10 साल बाद, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, यानी 10 साल तक ये रिपोर्ट ऐसी की ऐसी पड़ी रही। लेकिन उसके बाद 1990 में विश्व प्रताप सिंह, ठीक है, ध्यान रखना, वीपी सिंह ये प्रधानमंत्री थे। तो इनके समय 1990 में ये कहा गया कि ओबीसी को, यानी ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। किसके, कब कर दी गई? 1990 में। लेकिन इनकी सरकार गिर गई, इनकी सरकार गिर गई। फिर एक डेट आती है 1991, 1991 में। उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे आपके, क्या नाम है, नरसिंह राव, ठीक है। तो नरसिंह राव ने क्या किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। उसके अलावा इन्होंने जो सवर्ण जातियां थीं, यानी जो गरीबी के आधार पर सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण की व्यवस्था करने की भी इन्होंने घोषणा कर दी। कब कर दी? 1991 में। किसने? नरसिंह राव सरकार ने। तो ध्यान रखना, मंडल कमीशन के अनुसार क्वेश्चन आता है कि ये बताओ ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है 27%, वो किस कमीशन की सिफारिश से दिया गया है? तो मंडल कमीशन। उसने कब जारी किया थी अपनी रिपोर्ट? 1980 में रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन रिपोर्ट 10 साल तक लटकी रही। फिर 1990 में वीपी सिंह ने क्या किया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, लेकिन उसके बाद इनकी सरकार गिर गई। फिर आ गए नरसिंह राव, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण के साथ साथ सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन अब ये मामला जब आरक्षण का आता है न्यायालय में जाएगा ही जाएगा। तो फिर क्या हुआ था, आगे देखना नेक्स्ट पॉइंट। फिर 1992 में एक मंडल केस चला था, इंदिरा साहनी, ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ठीक है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया, इन्होंने सीधा डाल दिया, चुनौती दे दी कि आरक्षण आप कैसे दे सकते हो, यानी ओबीसी को 27% और सवर्णों को 10%। जब ये इंदिरा साहनी आपका केस जब चला 1992 में, इसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी समीक्षा बैठक शुरू की तो उसमें यह निर्णय दिया गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य कर दी, ठीक है। लेकिन जो अन्य जो सवर्ण वर्ग थे, गरीब के आधार पर जो दिया गया था, गरीबी के आधार पर, उनके 10% की आरक्षण की व्यवस्था रद्द कर दी गई, ठीक है ना। और यह कहा गया कि इनको आरक्षण दिया जाए, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था 50% से ज्यादा ना हो, किसी भी परिस्थिति में आरक्षण जो है वो 50% से ज्यादा न दिया जाए। और यह व्यवस्था भी बोला गया कि इसमें क्रीमी लेयर को शामिल किया जाए, ठीक है। तो इस आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान कर दिया गया 1992 में, ठीक है। समझ में आया? आगे देख लो फिर क्या हुआ। फिर क्रीमी लेयर के लिए, यानी क्रीमी लेयर जो मैंने बताया था मलाईदार परत, क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर जो है इससे संबंधित एक समिति बनाई गई जिसका नाम था रामनंदन समिति। ध्यान रखना, रामनंदन समिति। तो रामनंदन समिति जो बनाई गई थी उसका काम क्या था? क्रीमी लेयर को परिभाषित करना। तो रामनंदन समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत कर दी, जिसके अनुसार क्रीमी लेयर की सीमा को लागू कर दिया गया, ठीक है। उस समय 4.5 लाख था, लेकिन वर्तमान में क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है वो है आपकी 6 लाख, यानी 6 लाख से ऊपर की जिनकी सैलरी या इनकम है उन लोगों को आपका आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी में नहीं दी जाएगी। तो क्रीमी लेयर जो आपका लागू किया गया था, ये रामनंदन समिति की सिफारिश के द्वारा ही लागू किया गया था। और 1993 में ही राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। तो अगर ये पूछा जाए कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये कब बनाया गया था? 1993 में, ठीक है। किस समिति की सिफारिश के बाद? रामनंदन समिति की सिफारिश के बाद। तो ये हो गया अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 दोनों का उपयोग करके जो है वो आरक्षण प्रदान किया गया था ओबीसी को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ करिए वीडियो को लाइक जरूर, यदि कंजूसी मत करो,
ठीक है, लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट भी कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद आपका 16। अब आता है आपका अनुच्छेद 17। 17 में है क्या? तो 17 में है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अभी अस्पृश्यता है क्या? तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। यानी भारत में उस समय क्या था कि कुएं से पानी नहीं लेने देते थे जो आपके निम्न जाति के लोग थे उनको, तो ये व्यवस्था की गई। और ऐसा कोई काम करता है कि यानी एससी या एसटी या अन्य जो भी मतलब जो समाज के निम्न जाति के जो लोग थे उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव अगर किया जाता है तो ये आपका गैर कानूनी होगा। ये व्यवस्था किस में जोड़ी गई? 17 में। जैसे मान लो किसी होटल में न जाने देना, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना ना खाने देना, कुएं से पानी न भरने देना, मंदिर में न जाने देना, इस सब के लिए आपके अपराधी यानी जो व्यक्ति ऐसा करेगा उन्हें रोकेगा तो उनको सजा दी जाएगी। व्यवस्था किसमें की गई? अनुच्छेद 17 में। फिर आता है आपका अनुच्छेद 18, ठीक है। 18 में क्या है कि 18 में आपका है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत जो है ये किस में आ जाएगा? 18 में। उस समय उपाधियां दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, और भी कई उपाधियां थी, तो इन सब का अंत कर दिया गया, यानी किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं मिलेगी, ये अनुच्छेद 18 में कहा गया। लेकिन इसी अनुच्छेद का उपयोग करके 1954 में जो आपके भारत रत्न, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, भारत रत्न या इस श्रेणी के अन्य जो पुरस्कार हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जो हैं, ये सब आपके 1954 में शुरू किए गए थे अनुच्छेद 18 का प्रयोग करके ही। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोई आपकी उपाधियां नहीं है, ये केवल एक पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। बाकी एक बात तो बताऊं कि 1977 में इन पुरस्कारों को बंद कर दिया गया। उस समय सरकार जो आई थी वो आई थी आपकी जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी ने क्या किया कि 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया, ठीक है, कि ये आपके सीधा सीधा अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। लेकिन बाद में जब इनकी सरकार गिर गई तो 1980 में कांग्रेस सरकार ने इन पुरस्कारों को पुनः शुरू कर दिया। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत रत्न को पुनः शुरू कब किया गया था? तो 1980 में। बंद कब किया गया था? 1977 में। सबसे पहले शुरू कब किया था? 1954 में। और जब ये पुनः इन्हें शुरू किया गया था तब ये पुरस्कार जो था ये मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। तो उपाधियों का, बाकी उपाधि है क्या? उपाधि ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे अपनी उपाधि नहीं लगाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी अगर देखा जाए तो वीआईपी जो कल्चर है, जैसे आपका नीली बत्ती लगाना या अपने गाड़ी के आगे प्रधान लिखना, विधायक लिखना, तो ये सब जो एक तरीके से उपाधियां हैं, तो इनको सुप्रीम कोर्ट समय समय पर गाइडलाइंस जारी करने के बाद कहता है कि इनका प्रयोग एक तरीके से वर्जित है, यानी गैर कानूनी है। तो कितने अनुच्छेद हो गए आपके? 18। तो ये आपका हो गया समानता का अधिकार। फिर एक बार देखना, अनुच्छेद 14 में है कानून के समय समानता, 15 में धर्म, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करना, 16 में है आपका सरकारी नौकरियों में समान अवसर या लोक नियोजन के विषय में समानता। उसके अलावा 17 में हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत और 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि आरक्षण की जननी किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद आपका 16 को कहा जाता है। ओबीसी को आरक्षण कितने % दिया गया? 27% दिया गया, ठीक है। कितने %? 27%, ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि किस आयोग की सिफारिश से, तो मंडल आयोग की सिफारिश से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं आपका कल लेके आऊँगा जिसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।